सभी को जय हिंद। तो आज हमारा संडे यानी कि रविवार है। तो आज हमने RW का मॉक टेस्ट लगाया है। तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। तो उस 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे अपने तरीके से कराने वाला हूँ। तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, किया होगा, या जो क्वेश्चन आपका नहीं लगा हो, उसे क्या करना, आप लोग अपने कॉपी में लिखना, उसके सोल्यूशन को लिखना है। ये जरूर काम करना, ये काम बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। इसे एनालिसिस बोलते हैं। तो ये काम जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ हो उसे आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है, तो वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, ठीक है। वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। कह रहा कि मृत्यु दर यानी मृत्यु दर 9% है, और सॉरी जन्म दर, ये जन्म दर है, जन्म दर 9% है, जन्म दर 9% है, और मृत्यु दर 7% है। यानी हर साल जन्म लेने वाले 9% है और मरने वाले 7% है। तो बचेंगे कितने? जन्म लेंगे 9 और मर जाएंगे 7, तो बचेंगे 2%। यानी हर साल 2% की वृद्धि हो रही है। हर साल जनसंख्या में 2% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है कि 2 साल बाद ये जो 2,25,000 है, ये कितना हो जाएगा? तो हर साल 2% की वृद्धि हो रही है, तो 2 लाख पे 2,25,000 पे पहले साल 2% की वृद्धि होगी। पहले साल 2% की वृद्धि होगी, 2/100, 2% की वृद्धि, यानी इसका 2% निकाल के फिर इसमें जोड़ेंगे। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2/100 ये आ गया 1/50, यानी 50 पे 1% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा 51/50, ये हो जाएगा 51/50, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहले साल का, ये हो गया हमारा पहले साल का। अब दूसरे साल भी 2% की वृद्धि हो रही है, तो अब दूसरे साल इस पूरे पे 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 51/50, ठीक है। ये हो जाएगा 51/50। बस यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना है। तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 25, 0, फिर 5 9 45, आ गया 90। तो 90 गुणे 51, 90 गुणे 51 गुणे 51, तो 51 का वर्ग क्या होगा? 25, 0 1, 5 एकम 5 10, ये आ गया 1 0 6 2, 26 0 1, 26 0 1, 26 0 1। अब इसमें 90 का गुणा कर दीजिए, तो 0 आ गया, तो 9 एकम 9, 0 9 छक्के 54 4, हासिल आ गया 5 2 2 18, 5 23। तो ये आंसर आ गया 2,34,090। यानी 2 साल बाद जनसंख्या 2,34,090 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझा पाया हूँ। तो ठीक है, प्रश्न है कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बनाती है। छुटकी, हम लिख देते हैं, छुटकी जो है 15 घंटे में 30 केक बनाती है। 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 इसका मतलब 1 घंटे में कितने केक बनाएगी? 1 घंटे में 2 केक बनाएगी। 1 घंटे में 2 केक बनाती है छुटकी। तो छुटकी 1 घंटे में 2 केक बनाती है। आगे कह रहा है कि छुटकी और बड़की, तो सी, छुटकी को सी मान लेते हैं और बड़की को भी मान लेते हैं। छुटकी और बड़की मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती है। 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं। 30 घंटे में 90 केक बनाती है, ठीक। 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं। तो दोनों 1 घंटे में कितना केक बनाएंगी? 1 घंटे में, तो 30 से इसको काट देंगे, तो 90/30 आ गया 3। तो दोनों 1 घंटे में 30 केक बनाती हैं। छुटकी और बड़की दोनों 1 घंटे में 30 केक बनाती हैं। लेकिन छुटकी जो है 1 घंटे में 2 केक बनाती है। छुटकी 1 घंटे में 2 केक बनाती है और दोनों 3 केक बनाती हैं। तो बड़की कितनी केक बनाती होगी? बड़की 1 केक बनाती होगी। तो बड़की का यहाँ से आ गया, बड़की 1 घंटे में 1 केक बनाती है। बड़की 1 घंटे में 1 केक बनाती है। तो प्रश्न में पूछा है कि बड़की 10 घंटे में कितने केक बनाएगी? तो 1 घंटे में 1 केक, तो 10 घंटे में 10 केक। बस ये हमारा आंसर हो गया 10, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा कि 3 संख्याओं का औसत 20 है। एकदम आसान है। कह रहा कि 3 संख्याओं का औसत 20 है। 3 संख्याओं का औसत 20 है। तो अगर 20 को हम 3 संख्याओं में बांटेंगे, 20 20 20, तो कितना आ जाएगा? 60। तो वही यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो 20 गुणे 3, तो आ गया 60। यानी तीनों संख्याओं का योग आ गया 60। कह रहा है कि उनमें से 2 संख्याओं का योग 40 है। तो तीसरी संख्या, तो 60 में से 40 घटा देंगे, तो तीसरी संख्या आ जाएगी 20। यानी तीसरी संख्या हमारी 20 है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा भी आसान ही है। कह रहा है कि एक ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की यात्रा, P और Q, कोई ट्रेन है जो P और Q के बीच की यात्रा में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगाता है। 1 घंटा 30 मिनट का समय लगाता है।
1 घंटा 30 मिनट का समय लगाता है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 घंटा बटे 1/2 घंटा, तो ये आ गया 3/2, 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब कोई ट्रेन है जो P से Q तक जाती है तो 1.5 घंटे का समय लेती है, यानी 3/2 1.5 घंटे का समय लेती है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल की 5/6 से कह रहा है कि वह अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चले तो P और Q के बीच की यात्रा में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि सामान्य चाल की 5/6 से, तो मान लेते हैं कि जो हमारा सामान्य चाल है वो पहले 6 रहा होगा, सामान्य चाल पहले 6 रहा होगा, तो 6 की जगह अब 5 से चल रहा है, तो ये स्पीड का मान दे रखा है, ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। मतलब 5/6 से मान लेते हैं कि पहले जो नीचे होता है उससे हम पहला मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर उसकी चाल 6 रही होगी तो 6 के 5/6 से, पहले 6 थी अब 5 हो गई, पहले 6 थी अब 5 हो गई, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो हो गया। और हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है टाइम, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जो समय होता है वो स्पीड का प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे यहाँ से समय क्या आ जाएगा, ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाता है, तो समय का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जो समय है वो चाल का प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि जब पहले चलता था तो 5 मिनट का समय ले रहा है इसके हिसाब से, और अब 6 का समय ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले कितने का समय लेता था, 1.5, पहले 1.5 का समय लेता था, पहले 1.5 घंटे का समय लेता था, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 3 गुना ज़्यादा, इससे 3 गुना ज़्यादा, इससे 3 गुना ज़्यादा, सॉरी इससे 0.3 गुना ज़्यादा, इससे 0.3 गुना ज़्यादा। तो अब कितना समय लेगा, तो अब 20 से 0.3 गुना ज़्यादा, 36 18, 1.8 घंटे लेगा, 1.8 घंटे लेगा। तो इस घंटे को हम चेंज करेंगे तो इसमें 1 घंटा हो गया प्लस 8/10, 8/10 घंटे के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो 10, 0 से 0 कट गया, 8 से 48, 1 घंटे 48 मिनट, आंसर आ गया 1 घंटे 48 मिनट, ठीक है। तो ये हमसे पूछा था कि अगर स्पीड 6 से 5 हो जाए तो कितना समय लेगा, 1 घंटे 48 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अच्छा हमारा कि ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 50% अधिक है, तो ए और सी के बीच का अंतर 285 है, तो बी के 33 से 1/3 का मान बताना है। तो 4 लोग हैं, ए बी सी डी, 4 लोग हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सी डी से 50% अधिक है, तो मान लेते हैं सी 100 है, मान लेते हैं कि सी 100 है, तो सी जो है इससे 50% अधिक है, तो 100 का 50% कितना होता है, 100 का 50% 85 होता है, 85 होता है, तो ये 150 है, 50% अधिक 150 है, ठीक है। तो सी का मान आ गया। अब कह रहा है कि बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम है, तो 150 का 30% निकालिए बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 15 × 45, 15 × 45, ये इससे 45 कम है तो ये 5 0 105 है, यानी कि ये इससे 45 कम है 105, तो बी सी से 30% कम है, यानी 105 है, ठीक है। इसका 30% निकालेंगे तो 45 आएगा, तो 45 इसमें घटाएंगे तो 105 आएगा। आगे कह रहा है कि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, यानी 105 से 25% कम है, 25% का मतलब 25% निकालेंगे बटे में 100, तो 25 चौक को 100, 4 दूना 8, फिर 4 चौक 24, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 26.25 कम है, तो 105 में से 26.25 निकाल देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 8, 9 में से नहीं सॉरी 9, ये आ गया 7, यहाँ पे बच गया 4, ये आ गया 8, यहाँ पे आ गया 9, नहीं हाँ यहाँ पे आ गया 9, तो 9 में से 7 78, तो ए का मान आ गया 78.75, ए का मान आ गया 78.75, ठीक है। अब प्रश्न में कहा है कि ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर 285, ए और सी के बीच का अंतर 285 है, 285 है। तो हम देख लेते हैं ए और सी के बीच का अंतर कितना है, तो 150 में से 78.75 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 0, तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आ गया 1, ये आ गया 7, 71.25, ये आ गया 71.25, ये आ गया 71.25, तो इनके बीच का अंतर आ गया 71.25,
71.25, 71.25। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनके बीच का अंतर कितना है 285। इनके बीच का अंतर 71.25 नहीं है, 285 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो यहाँ से हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब इससे देख रहे हैं 4 गुना ज़्यादा, इससे 40 गुना ज़्यादा, 4 5 20 के 0, तो इससे 4 गुना ज़्यादा, सॉरी इससे 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, इससे 4 गुना ज़्यादा। तो हमसे b के 33 से 1/3 का मान पूछा है, तो b कितना होगा, 105 नहीं होगा, b 20 से 104 गुना ज़्यादा, तो b कितना होगा, b भी 105 नहीं होगा, 105 से 4 गुना ज़्यादा, तो 5 चौक को 20 और 4 420, 420। तो 420 का 33 से 1/3%, यानी कि 1/3% हमसे पूछा है। तो 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 140, तो ये आ गया 140। तो इसका सही आंसर है 140, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि 216 के पावर 216 है, इसका इकाई का अंक हमें बताना है। तो इकाई का अंक कितना है 6। तो अगर 6 के पावर कुछ भी रहेगा, जैसे 6 के पावर 2 है तो इसका हो जाएगा 36, 6 के पावर 3 है, सॉरी 6 के पावर 3 है तो इसके भी पावर हो जाएगा 36। मतलब 6 का गुणा 6 6 6 6 जितनी बार करेंगे केवल 6 6 आएगा। तो 6 के पावर कुछ भी रहे, इसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा 6 रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। आगे प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है कि 24.2 और 7.2 का मध्यानुपाती, इसका मध्यानुपाती बताना है। तो इसे गुणा में कर देंगे, कड़ी में कर देंगे, ये मध्यानुपाती यहाँ से आ जाएगा, ये मध्यानुपाती यहाँ से निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये दशमलव है, ये 2 दशमलव, पहले दशमलव को भूल जाते हैं, ठीक है, दशमलव को पहले भूल जाते हैं, ठीक है। दशमलव को हम नीचे लिख लेते हैं, 10 कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, दोनों में दशमलव होते 10 कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं ये 9 गुणे 8 है, 242 को अगर हम तोड़ेंगे तो 242 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये 121, यानी 242 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणे 11 गुणे 11 बटे में 10, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 72 को 9 9 8 72, 8 गुणे 72, इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणे 72, 8 गुणे 9, इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणे 9 बटे 10, ठीक है। तो ये 2 और ये 8, ये हो जाएगा 16, 2 और ये 8 गुणे हो जाएगा 16, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 11 एक बाहर आएगा, यहाँ से एक 9 है तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ 16 है तो 4 बाहर आएगा, और नीचे 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा। तो 11 3 33, 11 3 33 गुणे 4, 11 3 33 गुणे 4, 4 3 12 के 2, 4 3 12 13, तो 132 बटे 10, तो यानी 13.2 हो गया, ये 13.2 आ गया, ठीक है। तो इसका जो मध्यानुपाती आ गया 13.2 आ गया, मध्यानुपाती 13.2 आ गया, ठीक। अब आगे कह रहा है कि तथा 2.8 और 4.2 का तृतीय अनुपात, 2.8 और 4.2 का तृतीय अनुपात बताना है। तृतीय अनुपात, इसके और उसके बीच का अनुपात बताना है। तो इसका तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.8 बटे में ये वाला 4.2 बराबर फिर 4.2 बटे में x, तो ये इसका तृतीय अनुपात है मान लेते हैं। तो इसी का मान निकाल देंगे तो तृतीय अनुपात आएगा। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 4.2, इसको इधर लेके आएंगे, x को इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 2.8, ठीक है। तो इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, फिर 7 6 42, 7 चौक 28, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6.3। तो इसका जो तृतीय अनुपात है वो आ गया 6.3 और मध्यानुपात 13.3। तो इसका अनुपात पूछा है तो 13.2 अनुपात 6.3, तो दशमलव से दशमलव हट गया। अब देख रहे हैं भाग जाएगा तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, फिर 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो 44 अनुपात 21, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कि एक वस्तु को 3,150, एक वस्तु को 3,150 रुपये में 150 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितनी कीमत पे बेचनी होगी। कह रहा है कि जब इतने रुपये में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। 5% के लाभ का मतलब क्या है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/100 यानी 1/20 आ गया, 5/100 यानी 1/20 आ गया। यानी कोई वस्तु अगर 20 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है 21 रुपये।
कोई वस्तु 20 की जगह 21 रुपये में बेची जा रही है। 5% का लाभ मतलब कि कोई वस्तु की प्राइस 20 रुपये है तो उसे 1 रुपये का लाभ 21 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इसी 21 का मान हमें दे रखा है 3150, 3150। तो हमें बी सी पी यहाँ से निकल जाएगा, पी का 20 का मान हमें निकालना है। तो ये इससे कितना गुना जाते हैं जानते हैं, 5 का सॉरी 21 एकम 21, ये इससे 15 गुना जाते हैं, ये इससे 15 गुना जाते हैं, ये इससे 150 गुना जाते हैं, ये इससे 150 गुना जाते हैं, ठीक है, ये इससे 150 गुना जाते हैं। तो ये भी 20 नहीं होगा, ये भी इससे 150 गुना जाते, 150 गुना जाने 15 दूना 30, 3000 होगा, ठीक है। तो हमारा असली सीपी का मान आ गया 3000। अब कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 8% लाभ प्राप्त करना हो तो 3000 पे अगर 8% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचेंगे। तो 3000 का 8%, 0 से 0 कट गया, 8 3 24, 240 आ गया। तो 3000 में 240 जोड़ देंगे तो 2 4 2 3, यानी 3240 रुपये में इसे बेचना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 3240, ठीक। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, जो कि सरलीकरण का है, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारा मान दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जगह हम 11 5 55 56 57 58/5 लिख सकते हैं। इसकी जगह 58/5 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 58/5। अब देख रहे हैं 35 5 40 10 50, ये हो गया 50, ये हो गया 50। गुणे कर देंगे, गुणा करेंगे तो 50 10 40 आ गया, यानी ये आ गया 40। तो 40 - 58/50, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 200 - 58/5। ये इस कोष्टक का मान है। तो 200 में से 58 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 9 4, ये आ गया 142/5, ये आ गया 142/5। तो 284/5 भागे जब कोष्टक हटेगा तो ये गुणे ये 142/5 आ गया। तो हम देख रहे हैं ये भाग में है, तो अगर इसे गुणा में चेंज करना होगा तो इसे पलट देंगे, यानी भाग को अगर गुणा में चेंज करते हैं तो इसे पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/142, 5/142। 5 से 5 कट गया, 142 दूना 284, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये इसका आंसर है, आप इसका आंसर है 2, ठीक है। नंबर 10 है हमारा। यहाँ पे कह रहा है कि सुमित 2 वर्ष के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक में 50,000 का निवेश करता है। कह रहा है कि सुमित 2 बैंकों में प्रत्येक में 50,000 का निवेश करता है 2 साल के लिए। कह रहा है कि पहले बैंक में 11%, पहले बैंक में जो दर है वो 11% है, पहले बैंक में जो दर है वो 11% है, और साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर। तो इसके 2 तरीके, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। और कह रहा है दूसरे बैंक में जो दर है वो 10% है, दूसरे बैंक में जो लगाता है वो 10% की दर पे लगाता है, और इसका जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कह रहा है दोनों बैंक में 50,000 ही लगाता है और 2 साल के लिए लगाता है। पहले बैंक में 11% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर जैसे पहले साल अगर इस पे 11% का ब्याज लेगा तो दूसरे साल कितने % का ब्याज लेगा, तो दूसरे साल भी 11% यानी 22% का ब्याज लेगा। दूसरे साल 11%, पहले साल 11%, तो टोटल हो गया 22%। तो 2 साल में 50,000 पे 22% निकालेंगे तो ये पहले बैंक से आ जाएगा। फिर कह रहा है दूसरे बैंक में 50,000 लगाता है जो कि 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर पहले साल 10%, तो इसको ऐसे निकालते हैं, पहले साल 10% प्लस दूसरे साल 10% प्लस 10 × 10/100, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1, तो ये आ गया 21%, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 21% होगा 10% की दर से। तो ये दोनों कितना हो गया, तो ये दोनों हो गया 3 ये 4 43%, यानी पहले बैंक में भी 50,000, इसमें भी 50,000, तो टोटल 50,000 पे अगर हम 43,000 निकालेंगे तो दोनों बैंकों का ब्याज आ जाएगा। तो 50,000 का 43%/100, तो 0 से 0 कट गया। अब 00 5 × 15 के 5, 5 × 20 1 21, ठीक है। तो ये आ गया 21,500। तो टोटल उसे 21,500 का ब्याज मिला दोनों बैंकों का मिला के, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा कि 2 संख्याओं का लसा 90 है, 2 संख्याओं का एलसीएम 90 दे रखा है और उनका एचसीएफ यानी उनका एचसीएफ हमारा 6 दे रखा है। कह रहा कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12% अधिक है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इससे 12 अधिक, x + 12 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में कहा है। तो हमको पता है कि क्या होता है, लसा गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है ये, ठीक है। तो इसी पे हम लगा देंगे, लसा हमारा 90 है, गुणे मसा हमारा 6 है, पहली संख्या x है,
दूसरी संख्या x प्लस 12 है, दूसरी संख्या x प्लस 12 है। तो या तो इसको मैंने ऑप्शन से लगाया था, या तो आप ऑप्शन से लगा लीजिए या तो कैसे भी। तो ऑप्शन में एक हमारा 18 दे रखा है, तो अगर x बराबर हम 18 रखेंगे तो x बराबर 18 रखेंगे, x बराबर अगर हम 18 रखते हैं तो ये सेटिस्फाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 गुणे 18 प्लस 20 30 हो गया, तो 18 के 54 आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी 9 छः 54 आ गया। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन से। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो बस यहाँ से x का मान हमें निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 9 छः 54 540, ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 540, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेना है जिनका गुणा करने के बाद 540 आए और जोड़ने के बाद 12x आए। तो हमको पता है कि 18 और 30 वो दो नंबर हैं जिनका गुणा करने के बाद 540 आएगा, और जो इसमें से जोड़ने या घटाने के बाद 12 आएगा। तो 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाइज कर रहा है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 12 और 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 18x माइनस 540। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक क्वेश्च में x कामन ले लेंगे तो x प्लस 30, यहाँ से 18 कामन ले लेंगे माइनस 18, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ से x का मान माइनस 30 आएगा तो इसको नहीं लेंगे, और यहाँ x माइनस 18 होगा एक कोष्टक में, तो यहाँ से x का मान 18 आ जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगा आपको ऑप्शन से करना, बाकी ऐसे तो आप कोई भी कर सकता है। ठीक है, हमारा कह रहा है कि रानी 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है। वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि वीना का वेतन 62,000 है तो सुनीता का वेतन, कह रहा है रानी का वेतन, रानी का 24%, रानी के वेतन का 24%, कह रहा है कि सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है, सुनीता के 38% के बराबर है, 38%। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब सुनीता को उधर लेके जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 38 के नीचे चला जाएगा, 38/24 हो जाएगा, और सुनीता यहाँ पे आ जाएगी सुनीता। तो इनका रेशियो आ जाएगा, तो इसे 2 से काटेंगे तो 19/12, 2 से काटेंगे तो 19/12, यानी रानी, सुनीता और एक और लड़की है विनीता। तो रानी है 19, रानी का 19 से अनुपाती, सुनीता है 12। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि जो वीना है वो रीना और सुनीता के कुल वेतन का, तो इनका कुल वेतन कितना है, 9 2 11 के 1 2 1 3 31 है, 9 2 11 के 1 31 है। तो 31 इनके कुल वेतन का 2/3, 31/31 का 2/3। ठीक है, 31 का 2/3 वीना है। बस हमारा यहाँ से आंसर आ गया। प्रश्न में कहा है कि वीना है रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से इन सब में गुणा कर देंगे तो 19 × 57 हो गया, अनुपाते बाढ़ते हैं 36 हो गया, अनुपाते। अब ये 3 हट जाएगा यहाँ से, तो 2 कम 2 2 3 6। ठीक है, ये 62 आ गया, तो ये इनका अनुपात आ गया 57 36 62। तो प्रश्न में हमारा वीना का वेतन दे रखा है 62,000, वीना का वेतन 62,000 दे रखा है, वीना का वेतन 62,000 दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 1000 गुना ज़्यादा, इससे 1000 गुना ज़्यादा, इससे 1000 गुना ज़्यादा। तो हमसे सुनीता का वेतन पूछा है, तो सुनीता का वेतन 36 है, तो ये भी 36 नहीं होगा, इससे 1000 गुना ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 36,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको तो प्रश्न नंबर 13 है जो कि बहुत जोरदार है, और इससे पहले ये प्रश्न आया था, मैंने कराया था, अगर नहीं कराया तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। प्रश्न है हमारा कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये में बेचा जा रहा है। कह रहा कि 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 975 रुपये में बेचा जा रहा है, के मूल्य पर बेचा जा रहा है, ये इसका मूल्य है, SP है, यानी सेलिंग प्राइस है। कह रहा है 2 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 975 रुपये में बेचा जा रहा है। कह रहा है उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ, कह रहा कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि, दूसरी पर 25% की हानि, इस पे लाभ हो रहा है, इस पे हानि हो रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30/100, ये आ जाएगा 3/13, 3/10, यानी कोई वस्तु 3, ये आ गया 3/10, यानी कि कोई वस्तु अगर 10 रुपये की है तो उसे 30% की लाभ, तो ये 13/10 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु 10 की है, ये CP है, ये SP है, कोई वस्तु 10 की है तो उसे 3% के लाभ यानी 13 रुपये में बेचा जा रहा है। कोई वस्तु 10 की है तो उसे 3 रुपये के लाभ 13 में बेचा जा रहा है। सेम यहाँ पे हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25% की हानि, तो ये आएगा 1/4,
1/4 यहाँ पे हानि हो रहा है। तो कोई वस्तु अगर 4 की है तो उसे 1 रुपये कम 3 रुपये में बेचा जा रहा है। कोई वस्तु अगर 4 की है तो उसे 1 रुपये कम 3 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो हमको कह रहा है, प्रश्न में कहा है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो हम सबसे पहले दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे अलग है, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना होगा और इसमें 13 से गुणा करना होगा। अगर हमने यहाँ से 3 से गुणा किया है तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 13 से गुणा किया है तो यहाँ भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 39, ये भी हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा हमारा 10 या 30, और ये हो जाएगा 13 चौक को 52, ठीक है, ये हो गया 52। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आ गया 9 दूना 18 के 8, 3 3 6 78। अब यहाँ से CP आ गया कि 2 5 3 8 82। तो रेशियो के हिसाब से ये आ गया हमारा 82, ये हो गया हमारा 78, ये आ गया हमारा 82, ये हो गया हमारा 78। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हानि हो रही है, कितने की? 4 की हानि हो रही है। वस्तु 82 की है लेकिन बिक रहा है वो 78 रुपये की, तो 4 की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 की हानि हो रही है कितने पे? 82 की। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो बस हमारा आंसर आ गया। तो 2 दूना 4, 2 चौक को 8, 2 एक कम 2, तो ये आ गया 200, 200 बटे 41, ये आ गया 200 बटे में 41, 200 बटे में 41। तो ये कितनी बार जाएगा? तो 5 एक 5, 5 चौक 20, तो 5 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार, ये बजाएगा हमारा 4 बार। तो 200 है ना, 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 41 है, तो 4 कम 4, 4 चौक को 16, तो यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 3, ये 0 उतर गया, सॉरी यहाँ 6 आएगा ना, 360 आ गया। अब जाएगा 8 चौक को 32, 9 चौक 36, तो 8 बार जाएगा। अब जाएगा 8 बार, तो 8 एक कम 8, 8 चौक को 32, 8 बार जा रहा है, यानी 4.8। उसके बाद फिर कुछ जाएगा तो नियर अबाउट में 4.9 आएगा, तो 4.9 की हानि हो रही है। तो इसका आंसर आ गया 4.9 की हानि हो रही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ से 42 से 78 हो रहा है, तो ये 4 रुपये की हानि हो रही है। तो उसको परसेंटेज से निकालने के लिए निकाला हमने, तो 4.9 की हानि आ गई, 4.9%, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न कह रहा है कि 8 और 32 के बीच सभी पूर्ण विषम संख्याओं का योग। इसको 2 तरीका है करने का, सभी पूर्ण विषम संख्याएं। या तो ऐसे कर लीजिए कि 8 के बाद कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, इन सबको जोड़ लीजिए। या तो ये एक तरीका है, या तो फिर ऐसे करिए, जैसे 8 के बाद क्या आता है? 9, 8 के बाद 9, फिर 9 के बाद 11, फिर 32 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? 31। तो पहली विषम संख्या 9 और प्लस 31, लास्ट वाली विषम संख्या 31/2, तो ये आ गया 40/2, यानी आ गया 20। अब हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 32 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 16 विषम संख्याएं होंगी, 16 सम संख्याएं होंगी। और 1 से लेकर 8 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 4। तो 4 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1 से लेकर 8 तक को कुछ दे नहीं रखा है, तो ये आ गया 12। अब इस 12 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 12 दूना 24, 240। या तो ऐसे कर लीजिए, फिर या तो आप बारीकी से जोड़ना पड़ेगा, एक एक करके जोड़ेंगे, या तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से करा था, पूरा जोड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। करा कि 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं। करा कि 29 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक सीधी पंक्ति में 29 लड़के खड़े हैं कि किसी भी 2 क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है। कह रहा है 29 लोग हैं, ऐसे पंक्ति में 29 लोग हैं। एक जो शिक्षक है वो पहले से 15वें तक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15। तो कोई टीचर है जो 1 से लेकर 15वें तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 7 सेकंड, 7 सेकंड लेता है। और उनके बीच का गैप बराबर है, तो हम देख ले कितना गैप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 गैप हमारा पड़ा है, 14 खाली स्थान पड़े हैं। तो 14 खाली स्थान कवर करने में ये कितना समय लेता है? 7 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना गैप कवर करेगा? 1 सेकेंड में कितना गैप कवर करेगा? तो 7 दूना 14,
तो 1 सेकंड में 2 कवर करेगा, यानी 1 सेकंड में ये दोनों कवर करेगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, 2 कवर करेगा। तो प्रश्न में पूछा है कि 22वें लड़के तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, 22वें लड़के तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो 1 से लेकर 22 तक कितना गैप हो जाएगा, 21 गैप हो जाएगा। जैसे 1 से लेकर 15 तक 14 गैप हुआ, तो जितना जहाँ तक का है उससे एक कम। तो इसी तरह 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 22 तक कितना गैप होगा, इससे एक कम 21 गैप पड़ेगा। तो 21 गैप पड़ेगा। सॉरी, लाइट जला देता हूँ, एक बार लाइट कट गई। तो 1 से लेकर 22 तक जाने में कितना गैप पड़ेगा, 21 गैप। तो 21 गैप को अगर हम हर सेकंड हम 2 गैप पूरा करते हैं, तो 21 गैप को कितने सेकंड में पूरा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 एक कम 2, 10.5 आ गया, 10.5 आ गया। तो पूछा है कि 15 के बाद 22वें लड़के तक पहुंचने में और कितना समय लेगा। तो 15 तक तो 7 सेकंड लिया, 22वें तक पहुंचने में कितना लेगा, 7 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ गया 5, 3.5। ठीक है, तो 15 तक तो पहुंच गया है, 15 तक पहुंचने में 7 सेकंड लिया, 15 के बाद 22वें तक पहुंचेगा तो 3.5 सेकंड और लेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 16 है कि ए और बी के आय का अनुपात 6:11 है। ए और बी के आय का अनुपात 6:11 है। आय का अनुपात ए और बी के आय का अनुपात 6:11 है। ठीक है, कह रहा कि उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। व्यय का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यदि कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं, तो हमको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस खर्च, व्यय प्लस खर्च, आय बराबर व्यय प्लस खर्च। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आय हमारा दे रखा है तो हम मान लेते हैं 6x, और खर्च हमारा दे रखा है कितना, बचत हमारा दे रखा है, ये कितने की बचत कर रहा है, 9,000 की, ये 9,000 की बचत कर रहा है। फिर ये मान लिया 11x, ये कितने की बचत कर रहा है, 1150, 11,500 की। और हमारा किसका आय दे रखा है, और किसका व्यय का अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें x का मान निकालना होगा। तो 6 दूना 12 और 1 11, तो 12 में से 11x घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा x। अब ये 9 दूना 18 और ये 11,500, तो 18,000, 1 2 3, 18,000 में से 11,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0,056। x बराबर आ गया 6,500, x बराबर आ गया 6,500, x बराबर आ गया 6,500। तो इन दोनों का मान निकाल लेंगे, ए और बी की आय निकाल लेंगे। तो हमसे क्या पूछा है, बी का व्यय पूछा है, तो बी का आय कितना होगा, तो बी का व्यय 11x की जगह हम रख देंगे 6500, x की जगह हम रख देंगे 6500। तो यहाँ से b का आय निकल जाएगा 0 0 11 5 55 के 5, 11 6 66 5 71। ठीक है, ये आ गया 71,500, b का आय आ गया 71,500। और b जो है कितना खर्च करता है, 11,500 खर्च करता है, 11,500 खर्च करता है। तो इसकी बचत निकल जाएगी 0,0,0,0,6, 60,000, इसकी बचत आ गई 60,000। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया 60,000। प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 और बहुत आसान है। कह रहा कि एक आयत है, कह रहा कि एक आयत है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा दे रखा है 10, कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5 गुनी, यानी ये 10 है तो इसकी चौड़ाई इसकी 5 गुनी 10 5 से 50 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 गुणे 10 बराबर आ गया 500। ये इसका आंसर आ गया 500। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 दे रखा है। कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 81 कड़ी में 3 है, 81 कड़ी में 3 है, ये घन का आयतन 81 कड़ी में 3 है, घन का आयतन 81 कड़ी में 3 है। तो हमको पता है कि जो घन के आयतन का सूत्र होता है वो भुजा का क्यूब, यानी a क्यूब बराबर 81 कड़ी में 3 दे रखा है। प्रश्न में कह रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², इसका मान हमें बताना है। तो हम पहले यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये उधर जाएगा तो 3 कड़ी में 81 कड़ी में 3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये 81 है, 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 27 गुणे 3। अब ये 3 को हम अंदर भेजेंगे तो ये अंदर जाके 9 से गुणा हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 9 से गुणा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27। ठीक है, 9 3 27। अब देख रहे हैं हम क्या करना है हमें। ठीक, 9 3 27 हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 3 का क्यूब है तो ये आ जाएगा बाहर। अब ये हो जाएगा गुणे, अब 27 की पावर
27 की पावर 1/6, 27 की पावर 1/6 हो गया। अब ए का मान आ गया हमारा 3 गुणे 27 की पावर 1/6। अब हम क्या करेंगे, 27 की पावर 1/6 कैसे है बताऊँ, कड़ी में 27 है तो इसका मान हो जाएगा कड़ी का 1/2 और 1/3 पहले से है तो गुणे 1/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 की पावर 1/6। अब इसकी जगह हम रखेंगे 6 गुणे ए स्क्वायर, ए का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 27 की पावर 1/6 ये पावर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 3 3 9 गुणे 27 की पावर हो जाएगा हमारा 2/6। तो ये आ गया, ये कट के 1/3 आ जाएगा, ये कट के 1/3 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3, 1/3 आ गया तो ये 3 के पावर 3 होता है, तो ये आ जाएगा 6 गुणे 9 गुणे यहाँ से आ जाएगा 3, तो बस आ गया हमारा 9 छक्के 54 गुणे 3, तो 3 चौके 12 के 2, 3 5 15 1 16, तो ये आ गया 162, तो इसका आंसर आ गया 162। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 19 हमारा जो ग्राफ दे रखा है ये साफ नहीं दिख रहा था, स्क्रीनशॉट जब लिया तो ये साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2 और 3 दे रखा है। एक भिन्न के अंश का अनुपात 2 और 3 दे रखा है, तो भिन्न को हमको पता है कि अंश और हर होता है, कोई भिन्न होगा तो उसको अंश और हर, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो ये 2/3 दे रखा है। ठीक है, ये 2/3 दे रखा है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंश से 6 घटाया जाता है, तो मान लेते हैं अंश हो गया हमारा 2x, इसमें से अगर हम 6 घटाएं, हालांकि इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ बेसिक। फिर कह रहा है यदि अंश से 3 घटाएं, तो ये नीचे 3x हो जाएगा, अंश में से 6 घटा दिया, तो कह रहा है कि जो भिन्न प्राप्त होगा वो वास्तविक भिन्न, यानी वास्तविक भिन्न कितना है 2/3, तो 2/3 का 2/3 होगा। कह रहा है कि वास्तविक भिन्न का 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस यहाँ से आ गया 4/9, ये आ गया 4/9, तो अब इस 9 का गुणा इधर करेंगे तो 9 दूना 18x माइनस 9 छक्के 54 बराबर 4 3 12x, तो x को इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 12 घट जाएगा तो ये आ गया 6x, 54 उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर आ गया 9 छक्के 54, तो x बराबर हमारा आ गया 9। तो हमसे पूछता है कि वास्तविक भिन्न का अंश कितना होगा, वास्तविक भिन्न का अंश कितना होगा, वास्तविक भिन्न का अंश, तो अंश हमारा 2 है, तो ये 2 नहीं होगा, ये x रहेगा 2x 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 9, 9 दूना 18, ये इसका सही आंसर है। तो हालांकि आपको इसे ऑप्शन से करना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक चीज़ के लिए सॉरी, मुझे लगता है कि आज सोल्यूशन मैं सही से करा नहीं पाया, उसके लिए माफ़ कर देना। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई सोल्यूशन बाद में कराया करो, शाम को नहीं, तो सोल्यूशन मैं सुबह ही करा दिया होता, लेकिन आप में से कई सारे लोग ये बोलते हैं कि क्या होता है कि हमें मॉक टेस्ट लगाना होता है, इसीलिए सोल्यूशन बाद में कराया करो, नहीं तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं तो हमें ईजी पड़ जाता है। ठीक है, कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।